नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम सुपर 30 क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। टेस्ट हमारा 7वां है ये, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, यूपीटेट की, एचटेट, तो इन सब के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है और प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों में। सब्सक्राइब कर लें चैनल पर नए हैं तो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न लगाएंगे हम जल्दी से। पहला प्रश्न है, भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार क्या कहलाता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार जो है वो क्या कहलाता है? बुलिमिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया? तो ये कहलाता है बुलिमिया। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यानी कि लड़का लड़की में भेद न करने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जल्दी से उत्तर लगाएं। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, जिस सवाल का कोई निश्चित जवाब होता है वह आधारित होता है अभिसारी चिंतन पर, समाजीकरण पर, अपसारी चिंतन पर या समस्या समाधान कौशल पर? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है अभिसारी चिंतन पर। अभिसारी चिंतन मतलब कि जैसे पुनर्बलन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, इसका उत्तर कोई एक प्रवर्तक एक होगा कोई, तो ये निश्चित जवाब होगा। तो ये किस पे जो है क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है, इस पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है कहलाती है? आत्म प्रतिवेदन, परीक्षण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, स्वयं अपने विश्वास, अपने विचार, अपने मत के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है, तो किस पर क्या कहलाएगा वो? आत्म प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता जैसे गुण किन बालकों में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत आसान प्रश्न है। तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता पाई जाएगी प्रतिभाशाली बालकों में। छठा प्रश्न है आपके सामने, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना अथवा सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक जो स्कूल है वो क्या कर सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करके शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर जो है वो उपलब्ध
करवा सकता है। 7वां प्रश्न है हमारे सामने, विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, अथवा शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। देखिए, विद्यार्थी आधारित आकलन जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट यूं शुरू किया गया ताकि जो बच्चे हैं वो क्या कर सकें, अपने जो परिचित वातावरण है उसमें अधिक से अधिक सीख सकें, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि टीचर्स उनके जानकार होंगे, परिचित वातावरण रहेगा तो बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे, उनको भय नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। 8वां प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों को क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, शिक्षार्थियों की योग्यताओं के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, इंक्लूसिव जो स्कूल हैं यानी जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे जो हैं शामिल रहते हैं, चाहे उसमें डिसेबल भी हों, तो वो विद्यालय जो है वो क्या करेगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्थियों को क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, चाहे वो डिसेबल हैं, चाहे वो मंदबुद्धि हैं, पिछड़े हैं, सृजनात्मक हैं, प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के बच्चे हैं, तो समावेशी विद्यालय जो है उन सब के परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, स्पीयरमैन जो है इन्होंने दिया था द्वितत्व और त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, गिलफोर्ड जो है इन्होंने त्रिआयामी जो है बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो बच गए कौन? थर्स्टन, ठीक है। थर्स्टन क्या कहते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का इन्होंने सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। थर्स्टन ने। अगला है, विशेषक उपागम व प्रारूप उपागम का संबंध किससे है? विशेषक उपागम का मतलब इसके अंतर्गत जो शील गुण हैं वो आ जाते हैं। प्रारूप उपागम का मतलब जैसे इसमें व्यक्तित्व की बात की गई है कि इसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी सभी हर प्रकार की विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ जो बिहेवियर हैं, व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटी हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो ये किससे संबंध रखता है? मैंने बता ही दिया, तो व्यक्तित्व से संबंध रखता है, ठीक है। इन दोनों का संबंध किससे है? व्यक्तित्व से है। इसमें शील गुण आ जाते हैं और इसमें जो जितने भी टाइप्स हैं पर्सनैलिटी के वो आ जाते हैं। अगला है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, ये दी गई थी R.B. कैटल के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने 12वां प्रश्न, एक एड्स से ग्रस्त रोगी पूरी तरह से अपने रोग को नकार देता है कि मुझे तो एड्स है ही नहीं। ये उदाहरण किसका है? अस्वीकरण का, दमन का, प्रक्षेपण का, प्रतिक्रिया निर्माण का। जल्दी से उत्तर लगाएं। ये प्रश्न भी पूछा गया है सीटेट में।
तो इसका सही उत्तर रहने वाला है अस्वीकरण, पूरी तरह से नकार देता है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन उपयुक्त है? निरंतर गृह कार्य देते रहना, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, किसको सुनना? बच्चों को। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना, व्यक्तिगत कार्य करना, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो अगर आप सीखने योग्य वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे सीख सकें और सुन सकें, तो उसके लिए सही क्या रहेगा कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट दी जाए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला प्रश्न बहुत आसान है। तेजेंद्र वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, ये है परिपक्वता, विकास, सीखना या उपयुक्त सभी। तो देखिए, तेजेंद्र जब बड़ा होगा, कार चलाएगा, तो कार चलाने के लिए उसको कार सीखनी पड़ेगी। तो क्या उत्तर होगा? सीखना। 15वां प्रश्न है आपके सामने। बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे? अल्फ्रेड बिने, साइमन, स्टर्न या थॉमसन? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले जो पहले मनोवैज्ञानिक थे वो थे अल्फ्रेड बिने। 1905 में उन्होंने क्या किया? ये किया। ठीक है, यानी कि बुद्धि के संप्रत्यय को परिभाषित किया। अगला है, व्यक्तित्व विकास का पंच अवस्था सिद्धांत है, किसने दिया है? तो ये व्यक्तित्व विकास का पंच अवस्था सिद्धांत का मैं जब नाम दूसरा बताऊंगी तो आपको पता लग जाएगा किसने दिया है। इसका दूसरा नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? ये दिया है फ्रायड ने। ठीक है, अगला है, स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना, अपनी सोच क्रिया का ध्यान रखना किस बुद्धि लब्धि में सम्मिलित है? मतलब किसी बच्चे के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि लब्धि होगी जब ये काम वो कर सकेगा? तो 50 से लेकर 70 की बुद्धि लब्धि वाला ये सब काम जो है वो कर सकता है। 18वां प्रश्न है हमारे सामने, कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? आनुवंशिकता से, परामर्श से, प्रशिक्षण एवं अनुभव से, साक्षात्कार से? तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो कौशल को जो है प्रशिक्षण आप देंगे, अनुभव से ही कौशल जो है वो अर्जित किए जा सकते हैं। अगला है, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है शिक्षा मनोविज्ञान में, संप्रेषण में, संगठन में, खेल मनोविज्ञान में? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, सीखने के अनुभवों की व्याख्या किसमें होती है? शिक्षा मनोविज्ञान में। 20वां प्रश्न है, अगर आपके देखिए 25 प्लस आते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे कम भी आते हैं तो भी बताइएगा, पर 25 प्लस है इसका अर्थ है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एक कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों में वीडियो को। कॉमर द्वारा बताए गए 4D में कौन सा सही है? कॉमर द्वारा बताए गए 4D में कौन सा सही है? ए प्रक्रिया, खतरा, विसामान्यता या ये सभी? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है ये सभी जो हैं वो सही हैं। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी। आगे है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है, ठीक है। इससे आपके 3 प्रश्न सही रह जाएंगे, हो जाएंगे। देखिए, आग से दुर्भिति, ये बाद में देखेंगे।
भीड़ से दुर्गति क्या कहलाता है? आक्लोफोबिया कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। हवा से दुर्गति एरोफोबिया कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। ऊंचाई से दुर्गति यानी कि फोबिया क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया, ठीक है। और आग से दुर्गति हाइड्रोफोबिया नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये बाकी 3 सही हैं। उत्तर क्या रहेगा? आग से दुर्गति हाइड्रोफोबिया नहीं है। अगला है व्यक्तित्व के प्रकार, जैसे गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक किसके द्वारा बताए गए? आयताकृतिक यानी कि गोलाकृतिक जैसे कि गोल मटोल हैं, ठीक है, मिलनसार हैं। आयताकृतिक जैसे कि खिलाड़ी लोग हैं। और लंबाकृतिक जो लंबे चौड़े हैं। ये प्रकार जो है व्यक्तित्व के किसके द्वारा बताए गए हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। ये प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के शेल्डन ने। 23वां प्रश्न हमारे सामने है, घटकीय, आनुभाविक एवं सांदर्भिक जैसे बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं? विलियम स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या बिनेट या बिने, एक ही बात है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है घटकीय, आनुभाविक, सांदर्भिक जैसे बुद्धि के प्रकार विलियम स्टर्नबर्ग ने बताए हैं। 24वां प्रश्न, व्यक्तित्व के संबंध में सत्य कथन बताना है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मनोवैज्ञानिक दोनों घटक शामिल हैं। इसकी प्रमुख विशेषता भी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। व्यक्तित्व आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। इससे ही व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही रहेगा के संबंध में सत्य कथन। सत्य नहीं, असत्य कथन आएगा, ठीक है, क्योंकि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक शामिल होते हैं किसमें? व्यक्तित्व में। और व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, ये भी सही है। और इससे ही व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति जो है वो होती है, तो ये भी सही है। लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। यहाँ लिखा है परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है। क्यों? देखिए, अगर कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है तो लंबे टाइम तक वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। अगर कोई अंतर्मुखी है, अगर कोई उभयमुखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होगा, परिवर्तित नहीं होगा उसका जो व्यक्तित्व होगा। तो इसका क्या है? असत्य कथन इसका है। इसकी प्रमुख विशेषता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, बल्कि नहीं होती है व्यक्तित्व में, ठीक है। कौन से परीक्षण का अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया जिसे CAT कहा जाता है? जल्दी से उत्तर लगाएं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है कथानक संप्रत्यय परीक्षण, जिसको कहते हैं TAT टेस्ट, ठीक है। TAT टेस्ट जो है ये बच्चों के लिए किया गया। कौन से परीक्षण का अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया जिसे CAT कहा जाता है? कथानक संप्रत्यय परीक्षण, TAT। 26वां प्रश्न है हमारे सामने, व्यक्तित्व के संबंध में सत्य कथन बताना है आपने। नहीं, ये भी असत्य कथन बताना है, ठीक है, असत्य कथन बताना है। पहला है, व्यक्ति के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन से है। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है, तो ऐसा नहीं है जो हम बाहर से देखते हैं वैसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति वैसा ही हो। जो व्यक्तित्व है ये लैटिन के पर्सोना शब्द से लिया गया है, बिल्कुल सही। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन होता है, ठीक है। व्यक्तित्व तभी निखरता है जब हम समायोजन कर लेते हैं किसी वातावरण के साथ। और व्यक्तित्व के जो हमारे गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत स्थायी रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है, जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न हम, जब कुछ अजनबी व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए समूह बना लें तो ये किस प्रकार का समूह होगा या समूह का उदाहरण होगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। एकांतमक,
आकस्मिक, प्राथमिक या प्रयोजनात्मक। जब देखिए कुछ अजनबी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं तो वो ग्रुप जो बनता है वो आकस्मिक, अचानक बनने वाला ग्रुप होता है, आकस्मिक आएगा यहाँ पर। 28वां है एफ पल्स का संबंध। ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्न हैं, सभी जो है परीक्षाओं में, टीचर्स की एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रश्न। एफ पल्स का संबंध किस चिकित्सा विधि से है? गेस्टाल्ट, लोगो, बाल या क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा? तो ये जो संबंध है ये है गेस्टाल्ट चिकित्सा से। 29वां प्रश्न है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण है स्वप्रतिवेदन मापक, प्रक्षेपी तकनीक है, व्यवहारात्मक विश्लेषण है या स्थिति परक परीक्षण है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से उत्तर लगाएं। रोरशा शाही धब्बा परीक्षण जो है वो एक प्रकार से प्रक्षेपी तकनीक है। अंतिम प्रश्न है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए कि बच्चे रटे ना? ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है या निबंधात्मक है? तो आपकी रीट की एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पूछने चाहिए। आज के लिए इतना ही। 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और प्लीज़ अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो जो है लेकर आएँ, बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आएँ। तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।